अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, आज जो है वो हमने इस कोर्स की लास्ट क्लास जो है कंडक्ट करानी है और उसका एग्जामिनेशन में वेटेज बहुत ज़्यादा होगा और मैं आज आपको पेपर पैटर्न भी बताने वाला हूँ किस तरह का पेपर होगा। और इंशाल्लाह इस लास्ट क्लास के बाद जो है वो आप जलाल से रब्ता कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आपको है, और अगर चाहें तो एक ग्रुप बना लें व्हाट्सएप पे जिसमें मुझे भी ऐड कर लें, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर उस ग्रुप में दे दिया करूँगा। या अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन तो फिर वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ दें या टेक्स्ट कर दें, या बहुत ही कोई ऐसी बात है कि जो बाय वॉइस ही हो सकती है इंटरेक्टिविटी के साथ, तो फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की तरफ आपको लेकर आते हैं। आज हमने बात करनी है कि प्रोबेबिलिटी की तरफ। जैसा मैंने कहा है कि इस लेक्चर का वेटेज भी पेपर में ज़्यादा होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यकीनन ये तो बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए। लेकिन उससे पहले हम ज़रा देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा जो एजेंडा है, जो आउटलाइन है वो क्या है। यकीनन हम जो है प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन आपको देंगे आज। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे सैम्पल स्पेस है, इवेंट है, एक्सपेरिमेंट है, इनकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। फिर प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स हैं, एडिशन रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। अब आज की क्लास के कंप्लीट होने पर हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मिलेंगे, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्वियसली हम आज की क्लास के बाद किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस को डिफाइन कर सकेंगे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकेंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से भी, और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन के हिसाब से भी। इसके अलावा हम जो है वो यहाँ प्रोबेबिलिटी के रूल्स भी अप्लाई कर सकेंगे, मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे हमारे पास जो हैं वो लर्निंग आउटकम्स होंगे आज की क्लास के। आइए शुरुआत करते हैं कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। देखिए, सैम्पल स्पेस से पहले हमें एक्सपेरिमेंट को जानना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में हर वो प्रोसेस जिससे कुछ रिजल्ट्स मिले उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब ये जो रिजल्ट्स होते हैं इन्हें स्टैटिस्टिक्स में हम आउटकम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप एक कॉइन हवा में उछालते हैं, एक सिक्का, तो ऑब्वियसली जब वो ज़मीन पे गिरता है तो एक रिजल्ट आता है। वो हेड भी हो सकता है या टेल भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कॉइनिंग अ टॉय, सॉरी, टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इसमें एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? आप कॉइन लेंगे, उसे फ्लिप करेंगे, वो एयर में जाएगा, फिर वापस आएगा, वापस आके फिर वो यकीनी तौर पे ज़मीन से टकराएगा, फिर मूव करेगा, फिर फाइनली वो स्टैटिक होगा।
और उसके ऊपर जो भी हमें नज़र आएगा वो उसका रिजल्ट होगा, जिसे हम आउटकम भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जब आप वो एक गेम होता है, मुझे सही से प्रोनाउंस करना नहीं आता, लीडो कहते हैं या लूडो कहते हैं आप, उसे जब आप प्ले करते हैं तो एक डाई होती है जिसके ऊपर 6 पीसेस होते हैं। हर फेस पर एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। अगेन आप उस डाई को एक बॉक्स में डालते हैं और उस डाई को आप मूव करवाते हैं, और फिर उसे जब आप रिलीज करते हैं तो वो डाई जो है वो रोल होती है और फिर फाइनली कोई ना कोई एक नंबर आपको एज अ रिजल्ट मिलता है। तो अगेन ये जो प्रोसेस हुआ है कि आपने डाई को एक बॉक्स में डाला और फिर उसके बाद मूव किया और फिर थ्रो किया, फिर वो डाई रोल हुई और इन दी एंड आपको एक रिजल्ट मिला, ये प्रोसेस भी एक एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसमें रिजल्ट मिले। अब वो रिजल्ट जो होने चाहिए वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हमें पता है कि डाई रोल करेंगे तो या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 या 5 या 6, 7 नहीं मिल सकता, 10 नहीं मिल सकता अगर एक डाई आप रोल कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो आउटकम होंगी, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसी तरीके से जब आप कोई मैच प्ले करते हैं क्रिकेट मैच, तो प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि एक मैच का खेले जाना एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस होता है? पहले एक टीम बैटिंग करती है, दूसरी टीम बॉलिंग करती है, फिर वो कोई टारगेट सेट करके देती है, तो दूसरी टीम जो पहले फील्डिंग कर रही थी यानी बॉलिंग कर रही थी, अब वो बैटिंग करेगी और वो टारगेट को चेस करने की कोशिश करेगी। अब या तो वो टारगेट चेस कर लेगी या नहीं करेगी, तो इन दी एंड उस मैच का एक रिजल्ट आएगा कि या तो पहली या तो टीम जीत जाएगी या टीम हार जाएगी या शायद ड्रॉ भी हो सकता है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट की मिसाल है। उसी तरीके से जो बच्चे कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी आपको पता है कि जो कार्ड का एक पैकेट होता है या बंडल होता है जिसे हम डैक कहते हैं, DEC के, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और अभी मैं वो एक पिक्चर दिखाऊंगा अभी कुछ देर में आपको। अब वो जो 52 कार्ड्स होते हैं, अगर इमेजिन करें तो 52 कार्ड्स वो आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपने उनको उस तरफ से रखा हुआ है जो साइड जो है वो सिर्फ इमेजेस नहीं बनेंगी, और आपने उनको बहुत ही ज़्यादा मिक्स किया हुआ है, वेल शफल किया हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप उसमें से कोई एक कार्ड यूँ कह लीजिए आंखों पे पट्टी बांध के निकालते हैं, अब वो कार्ड जो है वो बहुत सारे बच्चे हैं वो जानते हैं कि वो कलर वाइज रेड भी हो सकता है या ब्लैक भी हो सकता है। सिमिलरली वो कोई नंबर कार्ड भी हो सकता है, जैसे कस्टमर नंबर लिखा हो 2 या 3 या 4 10 तक, या फिर वो कोई फेस कार्ड हो सकता है जिसपे किंग क्वीन या जैक बना हो। तो ये बात उन बच्चों को समझ में बड़ी आसानी से आ रही होगी जिन्होंने कभी उन कार्ड्स को देखा है। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए अभी मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा, तो जब हम कार्ड्स के क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आसानी हो जाए। तो अगेन यहाँ भी कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो हर एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिलते हैं? रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है भाई, और रिजल्ट एक से ज़्यादा होने चाहिए। अगर रिजल्ट एक ही होगा तो फिर वो एक्सपेरिमेंट रैंडम नहीं होगा। अब हम देखते हैं आगे जाके, लेकिन इसने ये कहा हुआ है कि जो आउटकम होता है वो किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब आप परफॉर्म करते हैं तो आउटकम उसका रिजल्ट होता है। यानी कॉइन आपने अब उछालना जो है वो परफॉर्म किया है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा आइदर हेड और टेल, वो एक हमारे पास क्या हो जाएगा? आउटकम हो जाएगा। डाई आपने रोल करी, तो अब अगर 1 आ गया तो वो आउटकम है, 2 आ गया तो वो आउटकम है, 3 आ गया तो वो आउटकम है। ठीक है भाई, तो ये आउटकम होगा।
जैसे कि आप देखें यहाँ वो कह रहा है, अगर आप हेडिंग पे बात करें तो वो कह रहा है ट्री डायग्राम है फॉर टॉसिंग 2 कॉइन्स। अब आप 2 कॉइन उछालते हैं तो हो सकता है पहला कॉइन, ये फर्स्ट कॉइन आप उछालें तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। अब मान लें कि पहले कॉइन को हम उछालते हैं तो हेड आ जाए, पहले कॉइन पे क्या आ गया, हेड। अब यहीं से हम दूसरा कॉइन उछालते हैं तो हो सकता है उस पर भी हेड आ जाए या फिर उस पर टेल आ जाए। तो इस तरह जब आप दोनों कॉइन को टॉस करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है दोनों पर हेड आ जाए, ऐसा, यानी यूं जाएंगे आप यहाँ से हेड और ये हेड। एक पॉसिबिलिटी है कि पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आ जाए, या हो सकता है पहले पर टेल आया और अब दूसरे को उछाला तो हेड या टेल आ गया, या हेड होगा या टेल होगा। जब आप एक डाई रोल करेंगे तो 1 2 3 4 उसी तरह अगर आपसे एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसमें ट्रू या फॉल्स है, बस खाली या तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो या तो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो यकीनी तौर पे जो ऑप्शन होगा वो आप क्या कहेंगे भाई, या तो ट्रू है या फॉल्स है। जब आप दो कॉइन को उछालते हैं तो यहाँ एक आउटकम तब कहलाएगा जब दोनों कॉइन आएगा, तो दोनों कॉइन का रिजल्ट मे बी हेड हेड आ जाए या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आ जाए। किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जितने भी आउटकम्स आते हैं, अगर वो सारे आउटकम आप लिख दें और उनका एक सेट बना लें तो उस सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। डाई रोल करते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम का सेट, सारे पॉसिबल। क्या आया है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या आ सकता है उन सबको आपने लिस्ट करना है। उन सबको, यानी अभी समझ लें कि वो डाई अभी घूम रही है और कोई आपसे पूछे भाई क्या आ सकता है, तो उस वक्त तो आप यही कहेंगे भाई शायद 1 आए, शायद 2 आए, शायद 3, शायद 4, शायद 5, शायद 6, सभी बोलेंगे ना क्योंकि ये सभी पॉसिबल है। ठीक है भाई। उसी तरीके से अगर आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें ट्रू फॉल्स है, तो जब तक आपने सवाल नहीं पढ़ा तो आप कह सकते हैं शायद वो सवाल जो अभी पढ़ा नहीं है उसका आंसर ट्रू हो, वो सवाल ट्रू हो या फॉल्स हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। उसी तरीके से आप दोनों कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को जब आप लिस्ट करते हैं एक सेट में तो वो सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है ना। अब जनाब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले तो प्रोबेबिलिटी को जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं एक लफ्ज़ आपको प्रोबेबिलिटी के लिए कहूँ तो वो वर्ड होगा चांसेस। वो वर्ड होगा चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्विवेलेंट है चांसेस के। अब आप जानते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के चांसेस कम से कम 0% होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100% होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि कल का दिन जो है वो संडे है, इसके क्या चांसेस है। तो आप कहेंगे सर कल तो सवाल ही पैदा नहीं होता संडे हो, कल तो फ्राइडे है, कल संडे, इसके चांसेस तो 0% है। 0% चांसेस हम उस एक्टिविटी या इवेंट के लिए बोलते हैं कि जो इम्पॉसिबल। तो टुमारो विल बी द संडे, इट इज एन इम्पॉसिबल एक्टिविटी। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि कल तो फ्राइडे, ये इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल चीज़ों के चांसेस क्या होते हैं, आप 0% कहते हैं ना कि 0% चांसेस है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कल फ्राइडे है, इसके बारे में बताएं इसके क्या चांसेस है, तो अब आप बोलेंगे हाँ सर कल तो फ्राइडे है, ये तो श्योर बात है। तो जो श्योर बात होती है उसके चांसेस हमेशा 100% होते हैं, 100%। कल अगर फ्राइडे है, इसके चांसेस 100% है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये चांसेस 0% से कम हो सकते हैं? कभी नहीं। 100% से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं। तो चांसेस 0% से लेकर 100% होते हैं। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चांस होता है जो विदाउट परसेंटेज है।
जब किसी नंबर को आप बगैर परसेंटेज के देखते हैं तो उस नंबर को आप 100 से डिवाइड करवाते हैं। तो 0% में से जब आप परसेंट हटाएंगे तो 0 को डिवाइड करवाएंगे 100 से। तो ज़रा सोचिए थोड़ा जहन में, 0 डिवाइड बाई 100 क्या आएगा? 0। सिमिलरली मैक्सिमम चांसेस क्या हो सकते हैं? 100%। अब अगर मैं इस 100% में से परसेंट हटाऊं तो 100 डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो 100 डिवाइड बाई 100 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होती है, 0 से 1 होती है। अब कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ना तो इम्पॉसिबल होती हैं ना श्योर होती हैं। उनमें कुछ सर्टेनिटी होती है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है। वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। उसके बारे में आप पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि ये हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं कह सकते कि ये होकर ही रहेगा। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपसे अगर ये बात कहे कि जनाब स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है वो 20 दिसंबर को होगा। अब अभी तक क्योंकि टाइम टेबल शेयर नहीं हुआ है हमारे से, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी 20 दिसंबर को तो हो ही नहीं सकता, और हम ये भी नहीं कह सकते कि 20 दिसंबर को होगा। तो कुछ चांसेस होंगे कि पेपर हो जाए, कुछ चांसेस होंगे कि पेपर ना हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगी, क्योंकि जो एक्टिविटी है कि 20 दिसंबर को पेपर हो जाए वो अच्छा, जो एक्टिविटी है कि 20 दिसंबर को हो जाए पेपर, अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एक इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं है ना। हम ये नहीं कह सकते भाई 20 दिसंबर को तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं कह सकते कि होकर ही रहेगा, क्योंकि अभी टाइम टेबल शेयर नहीं हुआ हमसे। सिमिलरली मैं आपसे कहूँ कि क्या चांसेस हैं कि 25 दिसंबर को बारिश हो जाए? अब ऑब्वियसली आप ये तो नहीं कह सकते कि 25 दिसंबर को बारिश बिल्कुल नहीं हो सकती, या आप ये कह दें कि बारिश तो होकर ही रहेगी। तो यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो हो भी सकती है, शायद ना भी हो सके। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आती है। जितना 0 से करीब होगी उतनी उसकी इम्पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और 0 पर आते आते वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी। और जितनी प्रोबेबिलिटी 1 के करीब होगी उतनी उसकी श्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, और 1 पर आके वो 100% श्योर हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी एक्टिविटी की, तो उसमें जितने आउटकम्स होते हैं उन सब की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर हमारे पास अ, ऐसे आउटकम्स हैं कि हर एक के अकर करने के चांसेस इक्वली लाइकली हैं, उस वक्त पे हम प्रोबेबिलिटी का एक क्लासिकल वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जो अभी कुछ देर में आपको नज़र आएगा। लेकिन ये तब लगेगा, ये फार्मूला क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का तब लगेगा जब हम श्योर हों कि हमारे सैंपल स्पेस में सारे आउटकम जो हैं उनके अकर करने के चांसेस इक्वल हैं, एक जैसे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था अभी आपसे कॉइन टॉस। तो कॉइन जब आप टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर हेड आता है तो उसके चांसेस भी 50% है, टेल आता है तो उसके चांसेस भी 50% होते हैं। ठीक है जी। तो अगर तो हमारे पास
ऐसे इवेंट्स हैं कि जिनके चांसेस जो है वो बराबर रहेंगे, तो फिर वहां पर हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। That is, equally likely events are events that have the same probability of occurring. जैसे टेल आने के चांसेस भी 50% है और हेड आने के चांसेस भी 50% है। अब हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा इवेंट है, यहाँ इवेंट का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं, उस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं उन्हें गिन लें, और जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें कितने आउटकम्स हैं उन्हें गिन लें, तो हमें क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई मिल जाएगी। अभी इवेंट ई कहा है, कोई से ए कह दे, बी कह दे, मुझे एतराज नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के लिए हम पी लिखेंगे, ऑफ के लिए हम पैरेंथेसिस बनाएंगे, और जो इवेंट होगा उसका नाम इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। नंबर के लिए हम एन बनाएंगे, ऑफ के लिए हम फिर पैरेंथेसिस बनाएंगे, और आउटकम्स इन इवेंट ई, इवेंट के लिए ई बनाएंगे। फिर नंबर के लिए एन लिखेंगे, ऑफ के लिए पैरेंथेसिस, और हमेशा टोटल आउटकम सैंपल स्पेस से मिलेंगे, क्योंकि सैंपल स्पेस वो सेट होता है जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो सैंपल स्पेस लिख देंगे। पर ये फार्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आपको यकीन हो कि आपके सैंपल स्पेस में तमाम के तमाम आउटकम्स के अकर करने के चांसेस बराबर हों। अब ये बात समझ में आएगी आपको ज़्यादा एग्जाम्पल से। देखिए, वो कह रहे हैं आपसे, फॉर अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक, find the probability of getting a coin, a six of clubs, a three और a diamond। अभी 3 क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे कार्ड्स खेलते हैं उन्हें पता है कि कार्ड का जो पैकेट होता है उसे डेक कहते हैं, और उस डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। आधे कार्ड 26 रेड होते हैं और आधे कार्ड 26 ब्लैक होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स के 4 जो है वो सूट्स होते हैं, या 4 कैटेगरीज होती है। इनमें से कुछ कार्ड हार्ट के होते हैं, कुछ डायमंड होते हैं, कुछ क्लब होते हैं, और कुछ स्पेड होते हैं। तो अभी मैं एक पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको शायद समझ में भी आ जाए। हमारे पास ये देखिए, ठीक है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्ड पे इस किस्म की पिक्चर होती है, ये क्लब होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक कार्ड पे ए लिखा होता है, वो एस कार्ड कहलाता है। बाकी कुछ कार्ड ऐसे होते हैं इसमें नंबर लिखे होते हैं 2 से लेकर 10 तक। फिर एक जैक होता है, एक क्वीन और एक किंग होता है। डायमंड में भी ऐसा ही होता है, हार्ट में भी ऐसे ही होता है, स्पेड में भी ऐसे ही होता है। तो क्लब और स्पेड जो है ये ब्लैक होते हैं, जबकि डायमंड और हार्ट जो है ये रेड होते हैं। अगर आप देखें तो हर कैटेगरी में ये क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड ये सूट कहलाते हैं। हर कैटेगरी में 13 कार्ड होते हैं। एक एस, फिर 2 से लेके 10 तक 9 ये कार्ड, तो ए से लेके 10 तक 10 कार्ड, फिर जैक, क्वीन और किंग 3, ये 13 कार्ड हो गए क्लब में, 13 हो गए डायमंड में, 13 हार्ट में और 13 स्पेड में हो गए। ठीक है भाई। तो इस तरह ये 52 कार्ड हो गए। इनमें से जो आखिरी वाले होते हैं ना, ये जैक, क्वीन और किंग,
टोटल 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 किंग होंगे। ये जो 12 कार्ड होते हैं इन्हें फेस कार्ड भी कहा जाता है या पिक्चर कार्ड। और ये जो ए लिखे हुए 4 कार्ड हैं ये एस कार्ड खिलाते हैं। एक ख़ास बात आपने देखी होगी, हर कार्ड 4 मरतबा आएगा। हर कार्ड पूरे 52 के पैकेट में हर कार्ड 4 बार आएगा। 2 नंबर का कार्ड भी 4 बार आएगा, 3 नंबर का कार्ड भी 4 बार आएगा, 7 नंबर का कार्ड भी 4 बार आएगा। हर कार्ड 2 ब्लैक होता है और 2 रेड होता है। डायमंड और हार्ट हमेशा रेड होते हैं, बाकी क्लब और स्पेड जो है ये ब्लैक होते हैं। ये जो पान का पत्ता सा बना हुआ है ये स्पेड है, और ये जो फ्लावर सा बना हुआ है आप इसे मान लें कि ये क्लब है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पिक्चर आपके जहनों में रहेगी। ठीक है, तो क्या देखा हमने, 52 कार्ड हैं, आधे कलर वाइज रेड है और आधे ब्लैक है। 4 कैटेगरीज हैं, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। क्लब और स्पेड ब्लैक है, डायमंड और हार्ट रेड है। हर कैटेगरी में 13-13 कार्ड है, ए और फिर नंबर कार्ड 10 तक, और जैक कोइन और किंग होते हैं। ठीक है भाई, तो मैं वापस जो है वो आपको लेकर जा रहा हूँ। जी भाई, तो वो कह रहा है कि एक कार्ड आपने ड्रॉ किया है 52 कार्ड से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कार्ड जो है वो क्वीन हो, या फिर क्लब का 6 हो, या फिर 3 हो, या डायमंड हो। देखिए 52 कार्ड्स आपके पास टोटल डेक में मौजूद है। जाहिर सी बात है कि जब आप एक कार्ड निकाल रहे हैं और अभी आपने कार्ड देखा नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 52 में से कोई कार्ड होगा, यानी टोटल चॉइसेस हैं 52। यहाँ लिख दिया टोटल चॉइसेस कितनी है 52। लेकिन अब उसमें से क्वीन कितने हैं, क्वीन तो 4 है। या तो वो हार्ट की क्वीन होगी, या डायमंड की क्वीन होगी, या स्पेड की क्वीन होगी, या क्लब की क्वीन होगी। तुम जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या आता है, डिवाइड में टोटल आता है, टोटल तो 52 है, और ऊपर आते हैं फेवरेबल। फेवरेबल जो आपके क्वेश्चन को फेवर करें। तो उस डेक में कितने कार्ड ऐसे हैं जो क्वीन के हो, वो तो 4 है। तो फिर मालूम हुआ कि क्वीन आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/52, यानी 1/30। अब इसकी इंटरप्रिटेशन यूँ भी करी जा सकती है कि अगर आप 52 कार्ड्स के पैकेट में से 13 मरतबा एक कार्ड ड्रॉ करें, 13 मरतबा, तो एक बार ऐसा हो सकता है कि कोई नहीं मिले। ठीक है, अगला क्या कहा था अगली बार कि उन्हीं 52 कार्ड में से अब क्या चांसेस हैं कि जो कार्ड हमने सेलेक्ट किया है वो क्लब का क्या हो, 6 हो। तो अगेन टोटल चॉइसेस 52 है। क्लब कितने होते हैं, 13। क्लब में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, लेकिन उस क्लब के 13 कार्ड में से 6 कितनों पर लिखा होता है, सिर्फ एक पर, सिर्फ एक पर। तो इसमें फेवरेबल कितने, एक। अगर ये नहीं कहता आ 6 ऑफ क्लब, सिर्फ कहता आ 6, सिर्फ ये कहता 6, तो 6 वाले तो 4 कार्ड होते हैं। एक 6 क्लब में होता है, एक 6 स्पेड में होता है, एक 6 हार्ट में होता है, एक 6 डायमंड में होता है। लेकिन क्योंकि उसने कहा है कि जो 6 मिले वो क्लब का मिले, तो क्लब में तो 6 एक ही बार होता है, तो इसलिए हमारा फेवरेबल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब तीसरे वाले में वो कहता है या तो भाई हमें एक ऐसा कार्ड मिले जिसपे 3 लिखा हुआ, या फिर डायमंड का 3 मिले। अब आप उनमें जानते हैं कि जिस कार्ड पे 3 लिखा हुआ हो, ऐसे तो कार्ड कितने आएंगे, जिस पे 3 लिखा हो ऐसे कार्ड कितने आएंगे, 3 लिखा हो ऐसे कार्ड कितने होंगे। मैंने क्या बताया अभी आपको कि हर कार्ड 4 चार चार होंगे, 4। तो 3 जो है वो कितने होंगे, अभी 4 होंगे। ठीक है भाई, तो 4 हो गए हमारे पास। अब वो क्या कह रहा है हमसे, देयर आर 4 3s and 13 डायमंड।
उसने हमसे कहा है कि या तो 3 हो तो 3 वाले तो 4 कार्ड है, या डायमंड हो। अब डायमंड के कितने कार्ड है आपको पता है, डायमंड के तो 13 कार्ड है। तो 3 कितने हैं, 3 नंबर वाले कार्ड कितने हैं, 4, और डायमंड वाले कितने हैंगे, 13। तो फिर 4 और 13 कितने हो गए, 17 हो गए। लेकिन जरा गौर करिए कि जो आपने कहा कि 3 नंबर वाले 4 कार्ड है, उसमें एक कार्ड डायमंड का भी तो आ गया ना। अगर आप वो कार्ड 3 नंबर वालों में भी शामिल करेंगे और डायमंड में भी शामिल करेंगे तो वो कार्ड 2 बार शामिल हो जाए। उसे आपने 2 बार तो शामिल नहीं करना, एक ही बार करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बार उस कार्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 3 में भी है और डायमंड में भी है, उसे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 हो गए थे, 17 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16। इसका मतलब 16 कार्ड ऐसे हैं जिन पे या तो 3 लिखा होगा या वो डायमंड के होंगे, या आ गया 16 ओवर 52। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि ये आसानी से हो गया। अब वो कहता है हमसे एक और मिसाल है, व्हेन अ सिंगल डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9। सबसे पहले जब आप डाई को रोल करते हैं तो पहले सोचिए सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए कि इसमें कहीं 9 आ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डाई रोल करेंगे तो इम्पॉसिबल है कि 9 मिले, क्योंकि डाई पे 9 तो होता ही नहीं, डाई पे तो ज़्यादा तो 6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो आउटकम है डाई में वो 6 है, ये देखिए। लेकिन जो आप चाहते हैं 9, वो तो एक बार भी नहीं आ रहा, वो तो 0 टाइम्स है, 9 तो है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 0/6 यानी प्रोबेबिलिटी कि 9 आ जाए कितनी है, 0। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल, तो बाकी में 9 आ ही नहीं सकता। ठीक है भाई। अब ये कुछ इवेंट की हमें टाइप बताई जा रही है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हमारा पूरा जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है ये हमारा सैंपल स्पेस, ऐसे ऐसे इसमें इतने हिस्से में हम इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, तो ये इवेंट है। कहते हैं सैंपल स्पेस में इवेंट के अलावा जो बाकी बच जाता है वो एक और इवेंट होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। हर इवेंट का जो रिवर्स होता है वो भी एक इवेंट होता है और वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि एक स्टूडेंट पास हो जाए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसका रिवर्स क्या होगा, इसका इन्वर्ट क्या होगा। इन्वर्ट उल्टा क्या होगा, पास ना होना यानी फेल हो जाना। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो फेल हो जाना होगा। उसी तरीके से मैं कहता हूँ एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट बच जाता, सरवाइव कर जाता। तो सरवाइव कर जाना अगर एक इवेंट है तो फिर मर जाना यानी नॉट सरवाइव करना दूसरा इवेंट होगा। तो दो ऐसे इवेंट जो एक दूसरे के इनवर्स हो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए हम हमेशा जो भी इवेंट का नाम होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, बार, जैसे की बार सर लिखा। एक बार फिर से समझा दे सर, समझ नहीं आया तो। भी बताते हैं आप। अब वो कह रहे हैं हम एक डाई रोल करते हैं और 4 आ जाए। अब अगर डाई रोल करते हैं तो मुझे बताइए क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। वो कहता है क्या आ गया, 4। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, फिर से बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब है जो इवेंट है उसके आगे नॉट लगा। तो 4 आ जाए एक इवेंट है, तो 4 ना आए ये कॉम्प्लीमेंट्री। अब 4 ना आने का मतलब क्या हो सकता है कि भाई 1 आ जाए, ये देखिए वापस 4 आना अगर एक इवेंट है तो 4 ना आना कॉम्प्लीमेंट्री। 4 ना आने का मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 6 आए, मतलब 4 ना आए। ठीक है,
सेलेक्टिंग अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट एंड गेटिंग अ वॉवेल। आप जो अंग्रेजी के 26 लेटर हैं आप जानते हैं उनमें से कुछ वॉवेल हैं, कुछ वॉवेल नहीं है। तो अगर वॉवेल मिलता है तो ये एक इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? वॉवेल ना मिलना। तो वॉवेल मिलना क्या होगा? AEIOU। और वॉवेल ना मिलना क्या होगा? इन पांचों के अलावा, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो कहता है सेलेक्टिंग अ डे ऑफ द वीक एंड गेटिंग अ वीक डे। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उनमें से आप एक ऐसा दिन सिलेक्ट कर रहे हैं जो वीक डे है। अगर ये इवेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो वीक डे ना हो। अब वीक डे कौन नहीं होता? सैटरडे और संडे। तो सैटरडे या संडे जो है ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वीक डे का। सेलेक्टिंग अ वन चाइल्ड फैमिली एंड गेटिंग अ बॉय। एक ऐसी फैमिली को सिलेक्ट करें जिनका एक ही चाइल्ड हो और वो बॉय हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? एक ही चाइल्ड हो लेकिन वो गर्ल, एक ही चाइल्ड हो लेकिन वो गर्ल, गेटिंग अ गर्ल। लिखा जा रहा है कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है। क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को यहाँ माइनस हो रही है, यहाँ ले आए आखिर वाले में देखें तो यहाँ आके प्लस हो जाएगी और इक्वल टू क्या आएगा? 1। और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में 1 का मतलब वो चीज़ होगी होगी। तो या तो इवेंट ई होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों में से कोई एक होना तो मस्त है ना। कि क्वाइन हेड आना अगर इवेंट ई है तो हेड ना आना इवेंट ई बार होगा। अब जब क्वाइन उछालेंगे तो या तो ई होगा या ई बार होगा, दोनों में से यानी या तो हेड आएगा या हेड, दोनों में से एक काम तो होगा। इसलिए हम कहते बोली माइक ऑफ करो यार। हैं अभी हमारे पास इंपेरिकल प्रोबेबिलिटीज आ रही है। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटीज जो है ये बताया जा रहा है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सैंपल स्पेस में सारे आउटकम जो हैं वो इक्वली लाइकली नहीं होते। अगर तो इक्वली लाइकली हैं तो हम क्लासिकल डेफिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बात औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आउटकम्स होते हैं सारे वो इक्वल नहीं होते। ऐसी सूरत के अंदर प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहा एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि आप इंटरेस्ट क्लास में कितने लोग आ रहे हैं और क्या है। रहेगा जब आप वो इवेंट बाकायदा परफॉर्म करें, बाकायदा। जैसे इन अ सैंपल ऑफ 50 पीपल had type blood, had type A blood, 5 had type B blood, and 2 B blood. Set up a frequency distribution. पहले तो एक टेबल बना लें, उसमें एक तरफ ब्लड ग्रुप, दूसरी तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी। सर वली का माइक ऑन है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक तरीके से। जैसे कि ये बना हुआ है, ब्लड टाइप ए वाले कितने? 22, टाइप बी वाले कितने? 5, AB वाले कितने? 2 और O वाले कितने? 21। ये टोटल हो गए हमारे पास 50। अब वो कह रहा है हमसे फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज फॉर द प्रीवियस एग्जांपल। कहते हैं क्या चांस है कि एक शख्स को आप इनमें से सेलेक्ट करें और वो पर्सन क्या हो? टाइप O ब्लड वाला हो। अब देखिए दुनिया में अगर ये चारों ब्लड ग्रुप है, हम पॉजिटिव नेगेटिव की अभी बात नहीं कर रहे, AB और O, तो क्या पूरी दुनिया में जितने टाइप A वाले हैं उतने ही टाइप B वाले हैं, उतने ही AB वाले, O वाले? नहीं,
इसका मतलब है यहाँ अगर ये हमारे आउटकम है, ए ब्लड वाला मिले, बी वाला मिले, ए बी वाला मिले, ओ वाला, तो इन आउटकम्स के अकर करने के चांसेस इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ इंपेरिकल डेफिनेशन लगेगी। इंपेरिकल का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट से मिले। तो हमने अभी पीछे एक्सपेरिमेंट किया ना, एक ऑब्जर्वेशन लिया जिसमें हमने देखा कि ओ वाले जो हैं वो 21 है और ए बी वाले जो हैं वो 2 है। साफ नजर आ रहा है ये सब इक्वल नहीं है। लेकिन ये कैसे पता चला होगा? आपने 50 लोगों का कोई सैंपल लिया होगा, 50 लोगों से आपने बात करी होगी, उनसे उनका ब्लड ग्रुप पूछा होगा, तो उनमें से 22 लोगों ने ए कहा होगा, 5 ने बी कहा, 2 ने ए बी कहा और 21 ने ओ कहा। तो ये एक्सपेरिमेंट से आया होगा ना, किसी ऑब्जर्वेशन से आया होगा। तो आप ओ वाले कितने दोबारा देखें? 21 50 में से। तो आपका इंटरेस्ट किस में है कि ओ वाला मिले, तो टोटल कितने? 50। ओ वाले कितने? 21। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 21/50। सिंपल। अच्छा, ए वाला मिले या बी वाला मिले, प्रोबेबिलिटी में जब भी और का वर्ड आता है, अंग्रेजी वाले और, तो इसका मतलब होता है प्लस का। तो अब ए वाले भी देखो और बी वाले भी देखो, मतलब पहले ए वाले काउंट करो, फिर बी वाले काउंट करो, दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल तो 50 है। लेकिन ज़रा देखिए ए वाले कितने हैं? 22 और बी वाले कितने हैं? 5। दोनों को प्लस करेंगे तो कितने होगा? 27। यार 27/50। तो प्रोबेबिलिटी में जब भी और आएगा, इसका मतलब जिस जिस के दरमियान और लगा हुआ है सबकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकालो और उन्हें ऐड करो। ठीक है। अभी हमारे पास एक और इवेंट की टाइप आई है और ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे दो इवेंट जो एक साथ कभी अकर ना कर सकते, वो कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक इवेंट है कि कल फ्राइडे और दूसरा इवेंट है कि कल सैटरडे। अब क्या ये मुमकिन है कि कल ये दोनों इवेंट हो जाए? कभी मुमकिन नहीं। या तो कल फ्राइडे है या कल सैटरडे, दोनों नहीं हो सकते। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि एक घर में बर्थ होती है, अगर वो बर्थ अलाइव है तो इवेंट ए है, मतलब जिंदा है, और अगर अल्लाह ना करे वो मरी हुई हालत में होती है तो इवेंट बी हो गया। अब क्या ये मुमकिन है कि एक बर्थ हो और वो जिंदा भी हो, मरी भी हो? नहीं हो सकता। तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिमिलरली एक स्टूडेंट है, हम कहते हैं अगर वो पास हो गया तो इवेंट ए हो गया, और फेल हो गया तो इवेंट बी हो गया। अब क्या ये मुमकिन है कि वो स्टूडेंट पास और फेल दोनों हो जाए एक ही सब्जेक्ट एक ही कोर्स में? नहीं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कुछ कॉमन नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है ये सैम्पल स्पेस है, इसमें इवेंट ए है और इसमें इवेंट बी है। जैसे हमने मान लिया डाई रोलिंग का है, तो डाई रोलिंग में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। हमने कहा अगर ऑड नंबर आएगा तो ए हो गया, तो इसका मतलब ए कब होगा? जब 1 आए, 3 आए, 5 आए। और जब इवन नंबर आएगा तो बी हो जाए। बी कब होगा? जब 2 आए, 4 आए, 6 आए। अब डाई को रोल करेंगे तो या तो ऑड आएगा यानी ए होगा, या इवन आएगा बी होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा नंबर आए जो ऑड भी हो और इवन भी हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तो ये दोनों इवेंट्स तो कभी एक साथ अकर नहीं कर सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। ऐसे इवेंट्स में कोई एक ही अकर करेगा, या तो ए करेगा या बी करेगा। और अगेन जब और का वर्ड आएगा तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कहलाता है एडिशन रूल 1। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए होता है। मिसाल के तौर पे एट अ पॉलिटिकल रैली देयर आर 20 रिपब्लिकन्स आर, 13 डेमोक्रेट्स डी एंड 6 इंडिपेंडेंट्स आई। अमेरिका के अंदर आपको पता है कि दो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो रिपब्लिकन्स कहलाते हैं, डेमोक्रेट। जैसे मिसाल के तौर पे जो अभी इनका प्रेसिडेंट है ट्रम्प,
डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन, लेकिन जो अब जो नया बना है इनका जो बाइडन, वो डेमोक्रेट है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना रिपब्लिकन होते हैं ना डेमोक्रेट्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट्स कहलाते हैं। अब वो कह रहा है इफ अ पर्सन इज सिलेक्टेड, अगर कोई इनमें से पर्सन ले जाता है, टोटल कितने लोग हैं 20 में से कोई एक शख्स लिया जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज आइदर अ डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट, या तो वो डेमोक्रेट हो या इंडिपेंडेंट हो। अब जाहिर सी बात है, हमें जो डेटा दिया गया है इसमें बताया गया कि डेमोक्रेट अलग है, इंडिपेंडेंट अलग है। तो जो एक शख्स आप सिलेक्ट करेंगे इन 20 में से, या तो वो डेमोक्रेट होगा या वो इंडिपेंडेंट होगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि वो डेमोक्रेट भी हो इंडिपेंडेंट भी हो? नहीं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर वो डेमोक्रेट है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है तो डेमोक्रेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डेमोक्रेट की भी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट की भी निकालेंगे और बाद में दोनों को प्लस करेंगे। तो ज़रा देखिए, जब हम डेमोक्रेट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितने डेमोक्रेट है 30, और कितने में से हैं 20, तो 13/20। और जब इंडिपेंडेंट की निकालेंगे तो 6/20। ये देखिए, तो डेमोक्रेट की है 13/39 और 6/10, सॉरी ये 39 इसमें आया क्योंकि टोटल लोग जो हैं, ये मैं गलत पढ़ रहा था, 20 रिपब्लिकन है, 13 डेमोक्रेट्स हैं और 6 इंडिपेंडेंट हैं। यानी टोटल जो लोग हैं हमारे पास वो 39। इन 39 में से हमने 39 में से हमने एक शख्स को सिलेक्ट करना है। अब या तो वो डेमोक्रेट हो या फिर वो इंडिपेंडेंट हो। हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में आप कह दें कि वो रिपब्लिकन का मतलब आप कह दें पीटीआई का हो, डेमोक्रेट का मतलब आप कह दें कि पीएमएलएन का हो, इंडिपेंडेंट का मतलब आप कह दें पीपल्स पार्टी का हो। तो इस तरह टोटल कितने लोग हैं, 20, 13 और 6, 20, 13 और 6 यानी 39। 39 में से या तो आप रिपब्लिकन सॉरी डेमोक्रेट लेते हैं जो 13 है, या इंडिपेंडेंट लेते हैं। अब जैसा मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेट आता है या इंडिपेंडेंट आता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई एक शख्स इन 39 में से आप सिलेक्ट करें वो डेमोक्रेट भी हो एंड एट द सेम टाइम वो इंडिपेंडेंट भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। एक और एग्जांपल है, अ डे ऑफ द वीक इज सिलेक्टेड एट रैंडम। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें से कोई एक दिन आपने सेलेक्ट किया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वीकेंड, ये वीकेंड हो। अब देखिए, यहाँ आप क्लासिकल डेफिनेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे वीक का, तो क्या आएगा उसमें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी 7 है। और कोई भी दिन आप करते हैं सिलेक्ट तो हर दिन के चांसेस इक्वली लाइकली हैं। लेकिन आप कौन सा दिन करना चाहते हैं कि जो वीकेंड हो। अब वीकेंड तो 2 ही होते हैं, या तो सैटरडे होता है या फिर संडे होता है। तो अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पे लगाते हैं तो उसका मतलब तो ये होगा कि हमारे जो फेवरेबल है वो 2 हैं और टोटल 7 हैं, 2/7। या फिर इसको अभी जो आपने बताया है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं दिन और वो वीकेंड हो, तो या तो वो सैटरडे होगा या संडे, दोनों तो नहीं हो सकता ना। अगर दिन कोई आपने सेलेक्ट किया है तो अगर वो सैटरडे है तो संडे नहीं होगा, और संडे है तो सैटरडे नहीं होगा। तो इसका मतलब सैटरडे की आप अलग निकाल लें प्रोबेबिलिटी, संडे की अलग निकाल लें और बीच में उनको ऐड कर दें। तो टोटल 7 दिन है, उनमें से सैटरडे हो तो 7 दिनों में सैटरडे एक ही होगा, तो 1/7। और अगर वो संडे हो तो 7 दिनों में संडे भी एक होगा, तो अगेन 1/7। तो ये देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे और संडे, क्योंकि आपको वीकेंड चाहिए, तो 1/7 प्लस 1/7 यानी 2/7। नाउ अब ये हमारे पास आ रहा है कि अगर वो दोनों इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो फिर वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होते हैं वो एक साथ हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी क्लास में किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करूं और अगर वो मेल हो, मेल, तो इवेंट ए होगा, और अगर उसकी जीपीए जो है वो 3 से ज़्यादा हो तो इवेंट बी हो जाएगा। अब क्या ये मुमकिन नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूं
वो मेल भी हो और जीपीए उसकी 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये ऐसे दोनों इवेंट जो एक वक्त में हो सके वो कहलाते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट्स की जो और वाली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आता है, लेकिन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आता है। अच्छा, जिन बच्चों ने सेट पढ़े हुए सेट, उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि और का मतलब होता है सेट थ्योरी में यूनियन, तो ये बेसिकली यूनियन लिखा हुआ है, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों को दिखाया हुआ है, ये हमारे पास रेक्टेंगल जो है ब्लैक ब्लैक, ये पूरा सैंपल स्पेस है एस, इसमें ये दो इवेंट्स हैं ए और बी। लेकिन अब देखिए ये दोनों इवेंट इस तरह से हैं कि इनके दरमियान कुछ कॉमन बात भी है, ये वो कॉमन पार्ट है। अगर पिछली फिगर याद हो तो ए अलग था, बी अलग था, कहीं वो मिल नहीं रहे थे, कहीं कोई कॉमन पोर्शन नहीं था, लेकिन अब इस ए और बी में कुछ कॉमन पोर्शन है। तो इसका मतलब है अगर वो कॉमन पोर्शन जो है वो पेपर में आ जाए, वो पूछा जाए, तो वो कॉमन पोर्शन ए में भी आ रहा है बी में भी, इसका मतलब दोनों इवेंट फायर हो, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है भाई, अब एग्जांपल लेगा, इन अ हॉस्पिटल यूनिट देयर आर 8 नर्सेज एंड 5 फिजिशियंस। जरा आप डेटा ध्यान में रखेंगे, नर्सेज हैं 8 और फिजिशियन है 5, यानी टोटल है 13 लोग। 7 नर्सेज एंड 3 फिजिशियंस आर फीमेल। अच्छा, अब उसने डिटेल थोड़ी बढ़ाई है कि नर्सेज जो है उनमें से 7 फीमेल है, तो टोटल नर्सेज कितनी थी 8, 7 फीमेल है, इसका मतलब एक नर्स क्या है मेल। अच्छा, 5 फिजिशियन में से 3 फिजिशियन जो है यानी डॉक्टर्स, वो फीमेल है, तो 2 क्या होंगे मेल होंगे। इफ अ स्टाफ पर्सन इज सेलेक्टेड, अगर इनमें से कोई एक शख्स लिया जाए, इन 13 में से कोई एक शख्स लिया जाए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सब्जेक्ट, कि वो जो शख्स है वो या तो नर्स हो या मेल हो, तो नर्स हो या मेल हो। अब आप कुछ सोचिए, अगर नर्स होना एक इवेंट ए है और मेल होना एक इवेंट बी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो हम शख्स सेलेक्ट करें वो नर्स भी हो मेल भी हो? बिल्कुल हो सकता है। क्या अभी हमने कहा है ऊपर कि एक नर्स ऐसी भी है जो मेल है। अब ये दोनों इवेंट जो हैं वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें हमें नर्स की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, मेल की भी चाहिए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो नर्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको देखना होगा कितनी नर्सेस हैं, 8 नर्सेस, और कितने लोग हैं टोटल 13। तो अगर आपको नर्स चाहिए तो 8/13 हो जाएगा, 8/13। पहले तो ये डेटा देख लें कि स्टाफ में नर्सेस और फिजिशियन, नर्सेस में फीमेल और मेल है, फीमेल कितनी है 7 और मेल 1, यानी टोटल नर्सेस है 8। फिजिशियन में 3 फीमेल है 2 मेल है, टोटल है 5। तो फीमेल टोटल कितनी हो गई, चाहे वो नर्स हो चाहे फिजिशियन 10। मेल टोटल कितने हो गए, चाहे वो नर्स हो फिजिशियन हो 3, और चाहे इधर से आप टोटल करें सारे स्टाफ कितना है 13, चाहे नर्स से करें। अब उसने क्या कहा है, या तो नर्स हो, तो नर्स कितनी है 8/13, ठीक है, तो ये नर्स आ गई 8/13। या फिर क्या हो, मेल हो, मेल कितने हैं भाई 3/13, ये देखिए नर्स है 8/13 और मेल है 3/13। लेकिन अगर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो सवाल यहाँ खत्म हो जाता, लेकिन आगे उसने क्या कहा है कि भाई ऐसा भी तो मुमकिन है कि आप एक शख्स को सिलेक्ट करें वो नर्स भी हो और मेल भी हो, है ना ऐसा शख्स, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपने निकाल के सब्ट्रैक्ट करवानी होगी। तो हम देख रहे हैं कि नर्स और मेल सिर्फ एक, कितने में से 13 में से, तो एक सिर्फ ऐसा हमें स्टाफ मेंबर मिला है जो नर्स भी हो और मेल, ये हमने सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये शख्स यहाँ भी काउंट हो गया और ये यहाँ भी, या आपने इस 1 को नर्स में भी काउंट किया और मेल में, जैसे आपने सब्ट्रैक्ट करना। नाउ on New Year's Eve, the probability that a person driving while intoxicated is 0.32. The probability of a person having a
driving accident is 0.09 and the probability of a person having a driving accident while intoxicated is 0.06. What is the probability of a person driving while intoxicated or having a driving accident? क्या कह रहा है आपसे कि भाई ये नाइट है, अब इसमें लोग आपको पता है हल्ला गुल्ला करते हैं, तो अगर वो अल्कोहलिक है मतलब ड्रंकन स्टेट में, तो इस बात के चांसेस जो है वो 32% है, यानी 0.32 मतलब 32% है। और अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइविंग करते दौरान, इसके चांसेस 9% यानी 0.09। और अगर वो एक्सीडेंट भी हो जाए और वो नशे में भी हो तो इसके चांसेस 6%। अब देखिए ये वाला जो 6% है ना, ये 0.06, इसमें क्या है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग अ ड्राइविंग एक्सीडेंट व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड, मतलब वो नशे में भी था और उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। यहाँ पर उर्दू वाला और आ रहा है, जब उर्दू वाला और आता है तो वो फिर एंड की तरफ लेके जाता है, हमें इंटरसेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए एंड बी है, यानी ए इंटरसेक्शन बी है। और यहाँ क्या पूछिए, और यानी ए यूनियन बी। तो यहाँ क्या लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए इंटॉक्सिकेटेड और एक्सीडेंट, तो इंटॉक्सिकेटेड की निकालेंगे, एक्सीडेंट की निकालेंगे और फिर इन दोनों की माइनस भी करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कह रहा है दो इवेंट है ए और बी, ये इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाएंगे कब, नाम पे गौर करें, जब ए के अकर होने से बी पे फर्क ना पड़े और बी के अकर होने से ए पे फर्क ना पड़े। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि इवेंट ए जो है वो हैगा कि अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और जो बाइडेन जीत जाए, ये इवेंट ए है। और बी इवेंट है कि स्टैटिस्टिक्स के पेपर में 20 लोग पास हो गए। तो मुझे बताइए कि अगर वहाँ जो बाइडेन जीत जाता है इलेक्शन या जीत गया, तो इससे यहाँ पास होने वाले स्टूडेंट पे कोई फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। या यहाँ पर अगर 20 स्टूडेंट पास हो जाए यहाँ, तो क्या वहाँ इलेक्शन में जो बाइडेन जीत जाएगा उस पर फ़र्क पड़ेगा? नहीं। ये इंडिपेंडेंट। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मिसाल दे रहा है वो कि रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग अ 6, आप एक डाई रोल करें और 6 मिले और दोबारा डाई रोल करें और अब क्या मिले, 3 मिले, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। बिल्कुल सही बात है। वो लूडो खेलते दौरान आप एक डाई को रोल करें और आपको 6 मिल जाए और अगली बार 3 मिल जाए, तो क्या अब की बार 3 इसलिए मिला है क्योंकि पिछली बार 6 आया था? नहीं। सेकेंड टाइम में 3 मिलने का फर्स्ट टाइम में 6 मिलने से कोई ताल्लुक नहीं। सेकेंड टाइम में कुछ भी मिल सकता था, बाई चांस 3 मिल गया। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि फर्स्ट टाइम 6 मिला इसलिए सेकेंड टाइम 3 मिलेगा। अगर ऐसा है तो फिर हर बार ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो when two events A and B are independent, the probability of both occurring is, अब देखिए both का वर्ड आ जाए, एंड का वर्ड आ जाए, इंटरसेक्शन का वर्ड आ जाए, तो आप यहाँ पर आते हैं ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालें, बी की निकालें और मल्टीप्लाई करवा दें। A card is drawn from a deck and replaced, आपने वो 52 पैकेट के बंडल में से एक कार्ड निकाला, देखा और रखवा दिया। Then a second card is drawn, और फिर दोबारा एक कार्ड निकाला। Find the probability of getting a coin and then an ace। अब वो कह रहा है कि क्या चांसेस हैं कि पहली बार जो कार्ड निकाला वो कोइन हो और दूसरी बार जो निकाला वो एस हो। अब देखिए अगर आप कोइन निकालते हैं तो लेट से वो इवेंट क्यू है और एस निकालते हैं वो इवेंट ए है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहली बार अगर हमने कार्ड निकाला वो कोइन आया तो दूसरी बार हर हाल में एस आएगा? नहीं।
तो सेकंड टाइम एस आ जाए, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि पहली बार कोई ना आया था, कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है पहली बार जैक आ गया और दूसरी बार भी कोई ना आ गया। तो पहली बार कोई ना आए या पहली बार कोई ना आए, इससे सेकंड टाइम का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने कार्ड रिप्लेस किया हुआ है। तो देख लीजिए कि क्वीन एंड एस, अब हम क्या चाह रहे हैं, क्वीन एंड एस। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी अलग निकालेंगे, एस की अलग, और मल्टीप्लाई करवा देंगे। टोटल कार्ड कितने, 52। 52 में क्वीन कितनी है, 4, तो एक क्वीन मिले, ये 4/52। सिमिलरली फिर टोटल कार्ड कितने हैं, 52, उनमें से एस मिले, एस भी कितने होते हैं, 4, तो 4/52। तो 4 4 16 और 52 52 2704। सॉल्व किया तो 1/169 आ गया आपके पास। आप चाहें तो ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी ठीक। एक और आपसे कह रहे हैं, पोल होता है, उसमें रिजल्ट आते हैं कि 46% ऑफ अमेरिकन सेज दे सफर ग्रेट स्ट्रेस लीस्ट वंस अ वीक। 46% अमेरिकन कहते हैं कि वो ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रेस में जाते हैं हफ्ते में कम से कम एक बार। If 3 people are selected at random, find the probability that all 3 will say that they suffered stress at least once a week. अभी तो आया 46%, ये तमाम अमेरिकन के लिए आया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ वाइट वाले अमेरिकन या ब्लैक वाले अमेरिकन या शिकागो में रहने वाले, ऐसा कहीं नहीं। तो अब वो कहते हैं 3 अमेरिकन अगर आप उठाते हैं, 3, तो क्या चांसेस है तीनों स्ट्रेस से गुजरे हो। तो मेरा सवाल ये है, पहला वाला उठाया, वो स्ट्रेस से गुजरेगा, 46% चांस। दूसरा वाला उठाएंगे, स्ट्रेस से गुजरेगा, अगेन उसके लिए भी 46% चांस। और तीसरा उठाएंगे, वो भी स्ट्रेस से गुजरेगा, अगेन उसके भी कितने चांस, 46। और ये तीनों इंडिपेंडेंट है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जो दूसरा वाला अमेरिकन आपने सेलेक्ट किया है वो इसलिए स्ट्रेस में होगा क्योंकि पहला भी स्ट्रेस में, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला स्ट्रेस में मिला तो दूसरा भी स्ट्रेस में मिले, या दूसरा स्ट्रेस में मिला तो तीसरा भी स्ट्रेस, ज़रूरी नहीं है। तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और आपको इन तीनों का चाहिए, यानी ए एंड बी एंड सी, तो तीनों इंडिपेंडेंट है, लिहाजा अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को जो इक्वल है 0.46 मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 0.46 मल्टीप्लाई बाय 0.46 मल्टीप्लाई बाय 0.46, 0.46 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। The probability that a specific medical test will show positive is 0.32. अब कोई जो है वो मेडिकल टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है, अब उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो कहते हैं उस स्पेसिफिक टेस्ट में कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव आए 0.32, यानी 32% चांसेस है। If 4 people are tested, find the probability that all 4 will show positive. आप क्योंकि ये नहीं बोला कि ये पॉजिटिव आएगा सिर्फ लियारी के लोगों का या कराची के लोगों का या मलीर के लोग, ऐसा कहीं नहीं बोला। तो इसका मतलब है जो भी जाएगा टेस्ट करवाने के लिए 32% चांस होगा कि वो पॉजिटिव आए और 68% चांस होगा नेगेटिव आए। तो पहला शख्स जाएगा 32%, दूसरा जाएगा 32%, तीसरा जाएगा 32%, चौथा जाएगा 32। तो 0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.32 मल्टीप्लाई बाय 0.32, 0.32 की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आउटकम अगर अकर करता है तो दूसरे आउटकम के अकर करने पर फर्क पड़ता है। अगर तो ऐसा आएगा कि एक इवेंट अगर अकर हो जाता है और उसके अकर होने से दूसरे इवेंट के अकर होने पे फर्क पड़े, तो फिर वो दोनों इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और जब डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इवेंट ए जो है वो अगर हो जाता है तो इवेंट बी पे फर्क पड़ता है। कैसे? मान लें इवेंट ए है ट्रैफिक का जैम होना, और इवेंट बी हैगा ऑफिस लेट पहुंचना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू रीच योर ऑफिस लेट व्हाइल इवेंट ए हैज अकर्ड, यानी ट्रैफिक जैम हो गया है,
तो अगर ट्रैफिक जैम हो गया है तो ऑफिस ऑन टाइम पहुंचने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर ट्रैफिक जैम नहीं हुआ है यानी इवेंट ए नहीं हुआ, तो ऑफिस ऑन टाइम पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या ऑफिस के बजाय आप यूनिवर्सिटी ले लें, कि आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो अगर आप ऑन टाइम पहुंच जाए यूनिवर्सिटी, तो ये इवेंट बी है, और रास्ते में ट्रैफिक जाम मिले, वो इवेंट ए है। तो अगर ट्रैफिक जैम मिल जाता है, यूनिवर्सिटी ऑन टाइम पहुंचने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर ट्रैफिक जैम नहीं मिलता, तो यूनिवर्सिटी ऑन टाइम पहुंचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑन टाइम पहुंचना ये डिपेंड कर रहा है कि रास्ते में ट्रैफिक जैम था या नहीं था। अगर ट्रैफिक जैम है तो यूनिवर्सिटी ऑन टाइम पहुंचने के चांसेस कुछ और होंगे, और ट्रैफिक जैम नहीं था तो कुछ और होंगे। मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये इवेंट जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ऐसी सूरत में एक्सक्यूज मी सर, सर एक बात कहनी थी। जी जलाल बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप हमें ये स्लाइड्स दे सकते हैं सर, जो जिससे भी मैं आप पढ़ा रहे हैं। आपको स्लाइड्स, कोई मसला नहीं। ओके सर, मुझे आप भेज दें, मैं फिर ग्रुप में इन मैं सबको भी आपको भेज स्लाइड्स दूंगा। भेज देता हूँ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू आपको सर। स्लाइड्स भेज देता हूँ। अच्छा जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए ये यहाँ पे बड़ी अच्छी मिसाल दे रहे हैं। व्हेन द आउटकम और अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट अफेक्ट्स द आउटकम और अकरेंस ऑफ द सेकंड इवेंट इन सच अ वे दैट द प्रोबेबिलिटी इज चेंज्ड, द इवेंट्स आर रेज्ड टू बी डिपेंडेंट, आर सेड टू बी डिपेंडेंट। मैंने वही बात कही थी आपसे कि अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ जाए तो वो डिपेंडेंट है। अगर तो फर्क नहीं पड़ता तो इंडिपेंडेंट है। उस सूरत में हमने काम सीख लिया। लेकिन अगर फर्क पड़ता है तो डिपेंडेंट है। जैसे हैविंग हाई ग्रेड्स एंड गेटिंग ए स्कॉलरशिप आर डिपेंडेंट इवेंट। बिल्कुल सही बात है। आप किसी बाहर अप्लाई करते हैं या यहाँ पाकिस्तान में भी अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, और आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो जिन जिन बच्चों के ग्रेड्स हाई होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जिनके ग्रेड्स लो होंगे उनके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये जो दोनों इवेंट्स हैं कि हाई ग्रेड होना और स्कॉलरशिप का मिलना, ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। The conditional probability of an event B is in relationship to an event A is the probability that an event B occurs after event A has already occurred. वो कह रहा है कि अब कोई अगर आपसे कहता है कि बताइए भाई इवेंट बी के क्या चांसेस हैं, अगर हमें पता है कि इवेंट ए हो गया है, इवेंट ए हो गया है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ बी इवेंट है लाइट का जाना, और ए इवेंट है बारिश का होना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लाइट विल बी गॉन if rain if it has been raining, या if it has rained। अगर बारिश हो गई है तो लाइट जाने के क्या चांसेस है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही एक हल्का सी भी बूंद पड़ती है तो फौरन के इलेक्ट्रिक वाले एक्टिव हो जाते हैं, वो लाइट बंद कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली जो है, अगर तो लाइट बारिश हो जाती है तो लाइट जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और बारिश नहीं होती तो लाइट जाने के चांसेस उतने नहीं बढ़ेंगे। The notation for the conditional probability of B given A is, ये देखिए इसकी नोटेशन ये होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें P का मतलब है का प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, पैरेंथेसिस का मतलब है ऑफ। B कोई इवेंट है
ये जो एक आपको फॉरवर्ड स्लैश दिख रहा है ना, फॉरवर्ड स्लैश, ये जो आपको बल्कि स्लैश का साइन दिख रहा है, फॉरवर्ड स्लैश तो नहीं कहूँगा, स्लैश का साइन, वर्टिकल स्लैश, ये यहाँ पर पढ़ा जाता है गिवन दैट। इस साइन को हम पढ़ते हैं गिवन दैट, और फिर ये, तो इसको पूरे को पढ़ा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब बी के अकर होने के क्या चांसेस हैं, जबकि मालूम है कि ए हो चुका है, ए हो चुका है। तो जो इस स्लैश के बाद आएगा ना, वो इवेंट हो चुका है, और जिससे पहले होगा उसके चांसेस मालूम करने हैं आप। ठीक है, दिस डज नॉट मीन बी डिवाइड बाय ए, ये देखिए लिख दिया है, इसका मतलब बी डिवाइड बाय ए नहीं है, ये डिवाइड का साइन नहीं है यहाँ, ये इसको यहाँ गिवन दैट पढ़ा जाता है। ठीक है, तो व्हेन टू इवेंट ए एंड बी आर डिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। अब देखिए अगर डिपेंडेंट है तो फिर ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, वहाँ क्या था, बी था ना, यहाँ बी नहीं होगा, गिवन ए आए। ये जो गिवन ए वाला है पार्ट, ये उस वक्त नहीं आएगा जब ये इवेंट इंडिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट है तो ये स्लैश और ये हट जाएगा, ये वाला ये हट जाएगा, लेकिन अगर डिपेंडेंट है तो फिर ये भी आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर होगा ना वही यहाँ गिवन के बाद होगा। अगर यहाँ बी है तो फिर यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात आगे समझ में आ जाएगी। कह रहा है इन शिपमेंट ऑफ 25 माइक्रोवेव ओवन्स 2 आर डिफेक्टिव। कहीं बाहर से कोई 25 माइक्रोवेव ओवन की शिपमेंट आई है, उसमें से 2 जो है खराब है, यानी 23 साइंस नॉन डिफेक्टिव। इफ 2 इवेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड टेस्टेड, अगर इन 25 में से आप 2 ओवन्स को ले लेते हैं, टेस्ट करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिफेक्टिव, क्या चांसेस है कि दोनों क्या हो, डिफेक्टिव हो। इफ द फर्स्ट वन इज नॉट रिप्लेस आफ्टर इट हैज बीन टेस्टेड। अब ये देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे, भाई 25 है ना, 2 आपने लिए, तो पहले आपने एक को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने फैसला कर लिया कि ये डिफेक्टिव है या नहीं। अब आपने क्या करा, अगला जो आपने माइक्रोवेव ओवन निकाला, ये जो पहला वाला जो आपने निकाला था, इसको वापस नहीं रखा, बल्कि अगला जो आपने निकाला है वो बाकी में से निकाला। यानी सिंस दी इवेंट्स आर डिपेंडेंट, एक D1 एक D2 है, तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 गिवन T1। ये क्या मतलब है, वो कह रहा है पहला आपको डिफेक्टिव मिला। अब पहले के डिफेक्टिव मिलने के चांसेस क्या है, 2/25, सबको पता है कि 25 में वो कितने थे, 2, लेकिन ये पहला डिफेक्टिव आ गया। अब पहला डिफेक्टिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि अगला भी डिफेक्टिव आए, अगला भी डिफेक्टिव आए। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ क्या है, अब आपने पहले वाले को वापस नहीं रखवाया, यानी यूँ समझ लीजिए पहला वाला इवेंट आपको डिफेक्टिव मिला, उसे आपने बाहर भेज दिया। अब जो बचे हुए बाकी हैंगे वो 25 नहीं है, 24 है, तो अगला जो है वो 24 में से आए। ठीक है, और 24 में से उसके डिफेक्टिव होने के अब 1 है। 1 क्यों, क्योंकि 2 डिफेक्टिव में से पहला जो डिफेक्टिव आया वो तो बाहर हो गया ना, तो अब डिफेक्टिव भी तो एक बचे, तो टोटल में से भी एक कम हो गया और डिफेक्टिव में से भी एक कम हो गया। The WW insurance company found that 53% of the residents of a city had homeowners insurance with its company. Of these clients, बल्कि ये आप खुद देखिएगा, मैं ये स्लाइड दे दूंगा ना आपको, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2। बॉक्स 1 कंटेन्स 2 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल। बॉक्स 1 में 3 बॉल हैं, 2 रेड हैं और 1 ब्लू है। बॉक्स 2 जो है इसमें टोटल 4 बॉल में
3 ब्लू हैं और एक रेड बॉल है। अब ये आपने थोड़ा याद रखना है। अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट फॉल्स हेड्स अप बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड एंड अ बॉल इज ड्रॉन। वो कह रहा है कॉइन टॉस करें, अगर कॉइन पे हेड आ गया तो हम बॉक्स 1 को खोलेंगे और उसमें से एक बॉल निकालेंगे। इफ इट फॉल्स टेल्स अप, अगर टेल आ जाता है तो फिर बॉक्स 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स 2 को खोलेंगे और एक बॉल निकालेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल। खतरनाक क्वेश्चन। कहता है क्या चांसेस हैं कि ये रेड। अब देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेड बॉल तो बॉक्स 1 में भी है और रेड बॉल बॉक्स 2 में भी। तो उसने सिर्फ इतना कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल। तो अब ये देखना आएगा कि आप बॉक्स 1 में से निकालते हैं या बॉक्स 2 में से निकालते हैं। ठीक है, देखिए अगर तो आप, वो कह रहा है बॉक्स 1 खोलें या बॉक्स 2 खोलें, दोनों का खुलना जो है वो कॉइन की टॉसिंग पे। कॉइन में हेड और टेल आने के चांसेस बराबर है। तो अगर हेड आ गया तो बॉक्स 1 खोलेंगे, तो बॉक्स 1 खुलेगा तो इसके चांसेस हाफ है, और बॉक्स 2 खुले इसके चांसेस भी हाफ है। अब अगर बॉक्स 1 खुला है तो फिर रेड आने के चांसेस क्या है, जो जितनी रेड बॉल देंगी वो देख लीजिए दोबारा से डेटा। तो बॉक्स 1 में टोटल कितनी बॉल है, 3, उनमें से 2 क्या है, रेड। तो इसका मतलब क्या हो गया 2/3। तो अगर बॉक्स 1 खुलता है और रेड बॉल आ जाती है तो इसके चांसेस क्या है आपके पास, हाफ एंड 2/3। लेकिन अगर बॉक्स 2 खुलता है और अब रेड आ जाए, अब चांसेस क्या है हमारे पास, बॉक्स 2 में रेड टोटल बॉल कितनी है 4 और रेड कितनी है 1, तो 1/4, यानी हाफ इंटू 1/4। पर उसने रेड पूछी, तो रेड तो तब भी आएगी जब ये वाला आप रास्ता, ये वाला पाथ अपनाएं या ये वाला पाथ अपनाएं। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा हाफ 2/3 प्लस हाफ 1/4। ये देखिए हाफ 2/3 प्लस हाफ 1/4, या क्योंकि रेड चाहिए ना, तो रेड जिस जिस भी पाथ से आ रहा है वो आप उस पाथ को जो है वो फॉलो करें। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक और अंदाज है, उसमें उसने क्या करा हुआ है कि ये पी ऑफ ए जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ लिया। तो मैंने वही बताया था कि जो स्लैश के बाद होगा ना उसकी प्रोबेबिलिटी अलग से आएगी। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालनी है तो ऊपर हमेशा इन दोनों की इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी आएगी और नीचे हमेशा जो गिवन के बाद वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। इसको देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि अब मैं ये भेज दूंगा आपको स्लाइड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए अच्छा, मैं अब जो है वो पेपर के बारे में आपको बताया था। यहाँ हम अपनी इस क्लास को तो ख़त्म कर रहे हैं, स्लाइड्स में भेज दूंगा जलाल को और बाकी भी भेज दूंगा स्लाइड्स। अच्छा सर, ये लास्ट क्लास है तो सर पेपर के हवाले से थोड़ा सा बस कुछ बता दें सर। पेपर में बताया था, पेपर में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी जी सर। ठीक है, यस सर आ रही है। 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन आपने करने होंगे। ओके सर। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपने करने होंगे, तो 2 घंटे का पेपर होगा। उनमें से एक क्वेश्चन लाजमी रेगुलेशन कोरिलेशन से होगा, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन उसमें से पूरा होगा प्लॉट से, ऑप्शन विस्कर प्लॉट। 2 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन पूरा होगा उसमें वो जो हमने मीन मीडियन मॉड पढ़ा था ना,
स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह वो जो पढ़ा था वहां से हो। ठीक है, सर और खादिम हुसैन काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लें, आपके यहाँ पर आवाज आ तीन रही है। क्वेश्चन हो गए ना। अब 2 क्वेश्चन क्या होंगे, एक क्वेश्चन होगा आज की क्लास से, एक क्वेश्चन आज की क्लास से हो, और एक क्वेश्चन होगा पिछली क्लास से काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो ये सर 5 ये आज वाले चैप्टर बस आप वो भेज दें स्लाइड्स, और इंशाल्लाह हो जाएगा। मिलता हूँ, कोशिश करिएगा। आज की क्लास से मतलब मेरा मतलब है कि आज की क्लास के टॉपिक से, ये नहीं कि यही क्वेश्चन हो। जी सर, जी सर, हाँ, ओके। टॉपिक यही होगा। मतलब एक क्वेश्चन पूरा आपको मिलेगा, किससे, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको पूरा काउंटिंग। सर एक बार रिपीट कर दें सर, समझ नहीं आया, आवाज नहीं आ रही थी, माइक्स ओपन थे बाकी सबके। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा था कि एक टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 12.5 मार्क्स का होगा, 12.5 नंबर का होगा। ठीक है, अब उसमें पार्ट्स होंगे, पार्ट्स के आगे नंबर नहीं लिखे होंगे, वो मैं जिस दिन पेपर ले रहा हूँ उस दिन बता दूंगा कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। ठीक है, बस आप सिर्फ इतना याद रखें कि हर क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन पूरा रिग्रेशन कोरिलेशन से होगा, उसमें 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट। एक क्वेश्चन होगा बॉक्स एंड विस्कर से, अगेन उसमें 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, 4 पार्ट। एक क्वेश्चन होगा वो मीन, मीडियन, मॉड, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो पूरा एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन होगा काउंटिंग टेक्निक से, और एक क्वेश्चन होगा आज की क्लास से यानी कि प्रोबेबिलिटी से। अब हर क्वेश्चन में 2, 3, 4 पार्ट्स होंगे, ध्यान में रखिए। कम से कम 2 पार्ट, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पार्ट्स। सर थोड़ा रहम करना हमारे पास। हाँ, मैंने थोड़ा क्या, मैंने तो अच्छा खासा रहम किया है। और मैं जो है वो, अल्लाह ताला कहता है आप मेरे बंदों में रहम करो, मैं आप पे रहम करूंगा। तो इसी हिसाब से मैं मुश्किल पेपर नहीं बना रहा, पेपर मैंने बस चेंज पास कर दिया। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। मेरा पेपर जो था वो, कभी मैं जब पेपर हो जाएगा उसके बाद दिखाऊंगा, उसमें 8 क्वेश्चन और 7 करने थे। अभी मैंने चेंज किया है। थैंक यू सर। सही है? तो मैंने 5 क्वेश्चन में से, और टॉपिक भी बता दिया आपको। पार्ट्स में बार बार कह रहा हूँ आपसे, आ, 2, 3, 4 पार्ट्स होंगे हर क्वेश्चन। अब जो सर दो दो कर पड़ेगा। देगा, जी, 2 2 सब में कर देगा आप। हाँ, आपकी बातें अगर आप बोलें तो मैं पेपर ही नहीं बनाता हूँ, अगर सर आप आप बोलें। तो डरा। सर आप एक काम कर ले सर, पेपर शिराज बना लेगा सर, आप एक बार देख ले फिर। हाँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ कि शराब साहब नहीं नहीं, बना लेते हैं, इनका पेपर मैं बना देता हूँ, या आपका बना दे और इनका मैं बना देता हूँ। ऐसा सही है? सही है सर। नहीं, ऐसा सही नहीं है। अच्छा, चले, बहरहाल जो है सर जलाल के पास जो है वो मेरी कांटेक्ट जो है डिटेल है। तो कोई जलाल से अगर वो कांटेक्ट डिटेल लेके मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे किसी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो वो कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बड़ी बड़ी बेस्ट विशेस है। गुड लक फॉर द पेपर। और मैं ये स्लाइड जो है वो सारी जो है वो भेज देता हूँ जलाल साहब को। ठीक है जी, तो मैं ये मीटिंग यहाँ ओके पे सर, एंड थैंक कर यू। रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है अभी तो कर ले, नहीं तो मीटिंग एंड कर। बस सर आप अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से अच्छा थोड़ा सा बच जलाल, के मुझे रहिएगा। एक स्क्रीनशॉट भी भेजिएगा, आज कितने लोग थे? 21 लोग आ रहे हैं हमारे पास, मतलब 20 लोग हैं।
सर जो पार्ट्स आएंगे क्वेश्चन के सर वो किस तरह से होंगे, मतलब कि ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा, हाँ तो सर उनमें अलग अलग पूछा जाएगा हर चीज, मतलब हर सिचुएशन अलग होगी। देखिए ये एक अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा अच्छा है। रिग्रेशन, कोरिलेशन और बॉक्स एंड विस्कर वो तो रिलेटेड होंगे। अगर ए पार्ट नहीं होगा तो ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, वो तो भूल जाएगा। लेकिन जो काउंटिंग टेक्निक है और जो आज का लेक्चर है इसमें सारे पार्ट्स अलग अलग है। मतलब ए पार्ट अलग है, बी अलग है, सी अलग है, सब अलग अलग है। सर किसी एक सवाल का डेमो बना के आप भेज दें, अगर किस तरीके से आएगा ए बी करके, तो हाँ मैं ज्यादा बना बेहतर हो के भेज जाएगा। दूंगा। ए बी सी आएगा ना, ऐसे ए लिख दूंगा, बी लिख दूंगा, सी, उसके आगे सवाल नहीं लिखूंगा। नहीं सर, आप एक काम कर ले, इखलास भी पेपर बना लेगा सर, फिर आप दोनों का देख ले, शिराज के इखलास का, जिसका अच्छा हो बस वही वो हो जाए। सर हाँ मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ डेमो बना के दिखा दें कोई कि इस और तरीके इन से दोनों आएगा। के पेपर में बना एक देता हूँ, सवाल सही है? जलाल नाश्ता कर लिया आपने या दवाई ला के पी थी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मैंने साहब और बाकी तमाम लोग, कोई और क्वेश्चन है? अरे क्लास भाई सही कह रहे थे कि कोई क्वेश्चन बना के सेंड कर दें। हाँ वो मैं करूँगा ना, जिस दिन पेपर होगा उस दिन पूरे सर एक पेपर सारे क्वेश्चन बना के भेज दूंगा। ऐसे तो आप कह सर रहे हैं कि पेपर से पहले बोला सिर्फ एक सवाल का कोई डेमो बना के आप भेज दें बस। अब क्या भाई मैं डेमो क्या किस तरीके बना से के आएगा? भेजूं यार, अजीब सी बात कर रहा हो यार। इतनी सारी चीजें तो आज बता दी, अगर ये नहीं बताता मैं तो फिर बोलते कि सर इतना ही बता दें। आप लोग आगे जा रहे हो। सर अगर आपने इनका कहा बस चले आप सर, वाला ये नहीं है। आपके क्वेश्चन सर बना अगर के इनका भेजूंगा तो बस बोलोगे सर इसके आंसर बता दें सर, आंसर सर बता असल में बोलोगे सर ये आंसर सर, आए। सर अगर इनका बस चले आपसे ये 5 ईयर भी हाँ मांगेंगे लेकिन लास्ट में। मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है ना वो लो हो रही है। कोई क्वेश्चन जरूरी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मीटिंग एंड कर। 5 ईयर से तैयारी करनी है। जी चलिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जो है वो आपसे अब पेपर वाले दिन इंशाल्लाह सर मुलाकात पेपर होगी। वाले दिन मिलेंगे ठीक है जी? इंशाल्लाह। बस इतना ओके क्या सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। बेहतर हो जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सर ख्याल रखिएगा अपना। सर पेपर इजी